हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महामना एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था रिमूविंग चार्जेस के बारे में। मूविंग जब भी कोई चार्ज किसी जगह पे मूव करेगा तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। वो एक जब भी कोई चार्ज एक्सेलरेटेड केस में होगा तब वो एक इलेक्ट्रिक करंट का केस होगा। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स होने के साथ साथ ही अगर कोई चार्ज एक्सेलरेटेड है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ठीक है, इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिज्म कितने तरीके का हो सकता है। कोई ऑब्जेक्ट कम मैग्नेटिक होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं मैग्नेटिक होते ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो मैग्नेट से बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ऐसे भी मटेरियल्स है जैसे लेड ही फॉर एग्जांपल, या कार्बन, है ना, कोयला, ये सब थोड़ी ना मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट मैग्नेट से बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट ही नहीं होते। ठीक है, तो इस टाइप के मटेरियल्स के भी बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अर्थ का मैग्नेटिज्म। ठीक है, अर्थ हम जानते हैं कि एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हम ऐसा मानते हैं कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि ये अर्थ है, तो हम उसके अंदर एक मानते हैं कि एक सपोजिशन है कि बार मैग्नेट है ना। एक सपोजिशन है कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ पोल होना, नॉर्थ पोल होना, किस टाइप से उसका बिहेवियर है, वो सेम एज बार मैग्नेट है। ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सपोज ये अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ है और ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, तो ये इस टाइप से लाइंस होती हैं, है ना। अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ कुछ ऐसी है जैसी बार मैग्नेट की होती है। तो इसीलिए हम कभी कभी ऐसा सपोजिशन लेते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है। तो देखते हैं इस चैप्टर को। ये मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ कुछ पुराने आइडियाज या कुछ कुछ बेसिक चीजें जो आपको भी पता होंगी। इनमें देखिए, ये पहला पॉइंट जो है, तो यहाँ पे देखिए, द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ टू द नॉर्थ। ठीक है, जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, हम जानते हैं। ये हमें कैसे पता चला? बहुत सारे केसेस हैं, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जैसे पुराने ज़माने में तो इसी से पता चला कि एक जो मैग्नेटिक कंपास हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी अर्थ के मैग्नेटिज्म पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता चला कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की अर्थ की डायरेक्शन होती है। ज्योग्राफिक साउथ, साउथ पोल जो हमारा नॉर्मल साउथ पोल है, उससे नॉर्थ पोल की तरफ होती है। यानी जो हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो, और जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ है, यानी अर्थ के अंदर जो एक बार मैग्नेट हम मानते हैं कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, उसका जो नॉर्थ है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल की तरफ है। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, अगर हम किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो ये आपने कई बार सुना होगा कि अगर हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो, जब वो स्टेशनरी हो जाता है, धागे से लटकाएंगे तो थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा, उसके बाद वो किसी फिक्स डायरेक्शन में ही अलाइन होता है ना, वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ में अलाइन होता है। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल्स, ये भी हम बहुत पहले जानते हैं। अगर आप दो मैग्नेट को लेके आओ, उसके नॉर्थ पोल्स को पास लाओ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं ना, और साउथ और साउथ भी रिपेल करते हैं, साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, फिर हम, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसमें एक डाइपोल होता है ना, एक पॉजिटिव हो और उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, और उनके बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू भी बराबर हो, तो वो एक डाइपोल बनाते हैं। उसी तरह मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं ना, मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, ये मैग्नेटिक डाइपोल है। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर हम किसी मैग्नेट में, सपोज इस पे नॉर्थ है, इस पे साउथ लिखा है ना, सपोज ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ मार्क हुआ है इस पे, तो अगर हम सपोज, आप सोचें कि इस मैग्नेट को अगर हम काट दें तो हम मैग्नेट पोल्स को अलग अलग कर लेंगे। सपोज काट दिया आपने ना, तो अब इसके पीसेज ये हो गए,
अगर हम काट देंगे तो इसके पीसेज ऐसे बन जाएंगे, एक ये और एक ये साउथ वाला, ये नॉर्थ वाला। तो आप, अगर हम ऐसा सपोज करें कि अब हमने पोल्स को अलग अलग कर लिया, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर हम, मतलब हम सेपरेट कर ही नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते इन द सेंस, जैसे हमने काट दिया फिर भी नॉर्थ साउथ अलग नहीं होते। इसमें क्या होता है, जैसे भी आप काटेंगे तो इसके इस सिरे पे साउथ बन जाएगा और इसके इस सिरे पे मैग्नेट, इस मैग्नेट का नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। आप और छोटा करेंगे, सपोज यहाँ से भी काट दिया तो यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये प्रॉपर एक स्टेटमेंट होता है इसका कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी मोनोपोल, सिंगल पोल, नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिकल्स में ऐसा होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज वो एग्जिस्ट करता था। खैर, नेक्स्ट देखते हैं बार मैग्नेट ना। बार मैग्नेट बचपन में खेला होगा, अगर नहीं खेला होगा तो फिर गलती की, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो बार मैग्नेट देखिएगा। बार मैग्नेट में क्या होता है आपको पता है, सिंपल सी एक रॉड होती है बार, हाँ, और उसके एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और जब हम उसको धागे से फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, फ्रीली सस्पेंड यानी कोई हवा ना चल रही हो या इस टाइप से कुछ ना हो रहा हो, जब नॉर्मल एक स्टिल एटमोसफियर होगा तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ पॉइंट करेगा, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, कि जहाँ पे फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। और फिर हमने देखा था कि लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि दो पॉसिबल डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि एक पार्टिकल एक ही टाइम पे दो डायरेक्शन में कैसे जाएगा, है ना, ये भी नहीं था। फिर हम देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से जनरेट निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती हैं फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे दिया हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किसी मैग्नेट की, वो कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप बनाती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो सिर्फ कंटिन्यूअस लूप बनाती हैं, क्लोज नहीं। और उसमें भी वो कंटिन्यूअस, अगर कोई कंडक्टर आ गया तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। इसमें आगे स्पेसिफाई किया भी है, इसमें स्पेसिफाई आगे लिखा भी है आपके पास कि ये यहाँ पे देखिए, दिस इज अनलाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। पॉजिटिव चार्ज पे ये है एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये फील्ड लाइन खत्म हो गई। सॉरी, ऐसा नहीं होता, इस टाइप से डायग्राम होगा, ठीक है। ये फील्ड लाइन खत्म हो गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन खत्म नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ये केस है, ये एक सपोज मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो साउथ पोल से हम मानते हैं कि मैंने निकली हैं, लेकिन जब ख़त्म ही नहीं हुई तो कहाँ से निकली कहाँ ख़त्म हुई ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन ये क्लोज लूप होता है इस टाइप का, ठीक, इस टाइप से ये, और इस टाइप, और इस तरफ भी होगा, है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का केस है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो वो जो टेंजेंट है वो एक डायरेक्शन देगी, दो डायरेक्शंस देगी एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किस तरफ है उसको देख के हम हिसाब लगा सकते हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। सेम उसी तरह सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ऐसे हमें पता लगाना है कि यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन किधर है, तो बस सिंपल इस पर एक टेंजेंट खींची, ये दो डायरेक्शन बता रहा है ना, दो डायरेक्शन बता रहा है ना, एक इधर और एक इधर, एरो इधर है, ये एरो इस साइड है, यानी इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। उसी तरह इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड वो जो जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहे, ठीक। फिर ये, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी उनकी फील्ड लाइंस डिफाइन करती हैं, फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी तो डेंसिटी ज़्यादा, सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, है ना, सेम भाई, रीजन भी सेम है। अगर ये इस टाइप से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुई, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पॉइंट पे तो दो डायरेक्शन होगी ना टेंजेंशियली, एक इधर टेंजेंट खींच सकते हैं, एक इधर टेंजेंट खींच सकते हैं, तो वही दो तरफ तो कोई पार्टिकल जा नहीं सकता, है ना, किसी एक ही तरफ फील्ड होगी डायरेक्शन, तो इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करें, ठीक। ठीक, यहाँ पे एक फिगर है जो शायद किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिख रहा। बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड के ही जैसा है। सोलेनॉइड क्या होता है, तो यहाँ पे हम फिगर बना ही देते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, सिंपल सोलेनॉइड कैसे बनेगा, एक तार लो, उसको स्प्रिंग की तरह लपेट दो और उसमें करंट पास कर दो, हो गया सोलेनॉइड, ठीक है। ये एक तार लिया, ये ठीक, ये, और हाँ यहाँ से इसको, इस ये वाला तार है जो ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, तो ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ऐसे 3D में आप इमेजिन कर सकते हैं। हमें करंट का एक सोर्स देना है, ये एक बैटरी लगा दी, कुछ नहीं, तो करंट ऐसे है ना, तो करंट यहाँ आएगा, ऐसे 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 मूव करेगा करंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पिछले चैप्टर में हमने रूल पढ़ी थी, ये एक सर्कुलर लूप में है ना करंट, लूप में, तो लूप के लिए डायरेक्शन का क्या रूल है, सपोज अगर लूप ऐसा है क्लॉकवाइज, ये कैन से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है मतलब, अच्छा चलो ऐसा एग्जांपल है, ऐसे है, ठीक है, तो इस तरफ फ्लो है करंट का, तो इस तरफ आप फिंगर्स रखो, थंब किधर पॉइंट कर रहा, इस डायरेक्शन में, है ना, आपकी तरफ, तो उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, तो इसका भी हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ इसके लिए, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे ऐसे और बाहर तक होगी, है ना, ये इस टाइप से, और ऐसे एक तो स्ट्रेट लाइन भी होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन अंदर होगी सिर्फ, ठीक है, ये इस टाइप से इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, ये, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है। तो जो बार मैग्नेट है उसकी भी फील्ड लाइन ऐसी आती है और सोलेनॉइड की भी फील्ड लाइंस ऐसी ही आई, तो यानी बार मैग्नेट को हम सोलेनॉइड की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। अब जब बार मैग्नेट को हम सोलेनॉइड की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं, तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वही इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उससे भी मल्टीप्लाई, तो ये रहा, है ना। तो अगर हमें टॉर्क निकालना है या हमें मैग्नेटिक उसका टॉर्क निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एम क्रॉस बी कर देंगे, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें मैग्नेटिक टॉर्क मिल जाएगा। ये एक सर्कुलर रिंग के कारण, ठीक, ये एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, हम वैसे बार मैग्नेट का, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा, ठीक है, तो हम जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये मिलेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, नॉर्मली कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल के, उसके बाद हम जब r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 3/2 इक्वल टू आर क्यूब के बराबर है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये यहाँ पे इसका डायग्राम होना चाहिए था, एक्चुअली इसका डायग्राम नहीं है, ठीक है, डायग्राम में बुक में रेफर कर लीजिएगा, डायग्राम क्लियर है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड इतना ही था, ठीक है, तो हैंस हम कह सकते हैं कि जो बार मैग्नेट है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है,
एक मैग्नेटिक चार्ज भी एक क्वांटिटी होती है जो डिफाइन करते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है, मैग्नेटिक चार्ज। तो मैग्नेटिक चार्ज वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है इसमें। मतलब बस हम जैसे ये जो पोल है, सपोज ये एक मैग्नेटिक वो है, एक बार मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट m होगा कुछ, तो हम इसकी लेंथ में समथिंग मल्टीप्लाई करें तो मतलब इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मोमेंट होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू क्यू एल ना, चार्ज इंटू दोनों के बीच की लेंथ। तो हमारे पास लेंथ तो यही वाली हो जाएगी। तो यानी अगर हम जैसे इलेक्ट्रिक इसमें मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में अगर हम डाइपोल मोमेंट को लेंथ से डिवाइड करें तो हमें चार्ज मिलेगा। तो उसी तरह सिमिलरली अगर हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट को लेंथ से डिवाइड करें तो हमें मैग्नेटिक चार्ज मिलता है। तो ये वही क्वांटिटी है मैग्नेटिक चार्ज। ठीक है, हालांकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसीलिए हमारा ये सब हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, तो सिंपल है, हमें पता है डाइपोल का क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है, अगर वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, है ना, वो ऑसिलेट करने लगता है, रोटेट करता है, मतलब तब तक रोटेट करता है जब तक कि वो अलाइन नहीं हो जाता। तो सेम मैग्नेटिक डाइपोल के साथ होगा। टॉर्क कितना होता है किसी मैग्नेटिक डाइपोल पर, ये रहा m क्रॉस b। ठीक है, वैल्यू होगी एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड उसका। इक्विलिब्रियम के केस में ये जो टॉर्क है, जो रोटेटिंग टॉर्क, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, आई अल्फा पढ़ा होगा एक रोटेशन में, है ना, 11th चैप्टर 11th क्लास में। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो ये अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना, तो उसी को यहाँ डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिखा है इसमें, और ये टॉर्क हो गया। तो इक्विलिब्रियम में आई अल्फा और टाउ बराबर होने चाहिए, तो वही इसने किया है। ठीक है, अब फॉर अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम साइन थीटा नियरली थीटा के बराबर होगा अगर एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसने एम बी साइन थीटा को हटा के सिर्फ थीटा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये आई को भी इधर भेज दिया। ठीक, उसके बाद क्या है, इस टाइप की जब भी कोई इक्वेशन मिलेगी, मतलब इस टाइप की इक्वेशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनका सॉल्यूशन का फॉर्मेट, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो ये होता है, ओमेगा इक्वल टू रूट के होता है। ठीक है, ये तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो ये के की जगह ये पूरा पोर्शन है ना, माइनस के एक्चुअली। तो अगर हम कंपेयर करें तो के की जगह पे एम बी बाई आई है, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा एम बी बाई आई ना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये जो टॉर्क है उसके रोटेशन का टाइम पीरियड। तो 2 पाई ये रहा, और 1/ओमेगा, 1/ओमेगा की वैल्यू ये हमने निकाली है यहाँ से ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मिल गई हमें किसी डाइपोल की। ठीक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये मतलब ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर हम किसी डाइपोल के रोटेशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, निकाल पा रहे हैं, अगर हम किसी डाइपोल के रोटेशन का टाइम पीरियड निकाल पा रहे हैं, है ना, तो हम टाइम पीरियड की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टाउ डी थीटा, है ना, तो हमने बस क्या किया, टॉर्क का इंटीग्रेशन कर दिया डी थीटा के टर्म्स में, तो आ गया ये u इक्वल टू माइनस एम डॉट बी। इलेक्ट्रिकल केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, माइनस पी डॉट ई, है ना। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेम फॉर्मूला है एकदम, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, मतलब एनालॉगस फॉर्मूला है, एकदम सिमिलर, आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होती है, 0 डिग्री पे, यानी जब डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो। मैक्सिमम कब होती है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, 180 डिग्री। ठीक है, ये एक एग्जांपल है उसी पे,
तो इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग में आपके पास यही इन्फॉर्मेशन है कि जैसे चीज़ें वहाँ बिहेव करती हैं वैसे ही यहाँ पे बिहेवियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे वहाँ है कुछ कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड जैसे वहाँ ये यहाँ पे एक एरो छूटा गया है, जैसे वहाँ पे डाइपोल मोमेंट है वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे वहाँ पे हमारा कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे यहाँ पे कांस्टेंट है μ0/4 पाई। ठीक है, एनालॉगस। किसी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी याद है? अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो अगर उसको कंपेयर कर सकते हैं आप, है ना, ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट की या किसी डाइपोल की, है ना। इक्वेटोरियल एक्सियल याद है ना, ये बार मैग्नेट अगर हम किसी इसी लाइन पे कोई पॉइंट ले लें तो ये एक्सियल पॉइंट है, और अगर हम इसके एकदम मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर पास हो रही है इस लाइन पे कहीं ले लें, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड, इसमें भी जो एक्सियल फील्ड है आप देख सकते हैं, जो एक्सियल फील्ड है वो 2 टाइम्स है इक्वेटोरियल फील्ड की, है ना। और ऐसा ही सेम केस इलेक्ट्रिकल डाइपोल में था, उसमें भी जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इक्वेटोरियल की डबल थी। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए है, सेम उसी तरह की कुछ कुछ गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए भी है। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉस लॉ है, ठीक है, वो E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की गॉस लॉ। मैग्नेटोस्टैटिक्स की गॉस लॉ है कि बी डॉट डी एस, ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है और बी डॉट डी एस 0 होता है। ठीक है, तो इसको इसको भी आपको ध्यान रखना है। देन ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। ठीक, किसी भी एक क्लोज सरफेस से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि क्लोज लूप होता है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये कोई क्लोज सरफेस है और हम जानते हैं कि यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, तो ये कहीं ना कहीं क्लोज हुई है। ठीक है, क्लोज तो हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज ही होती है। तो क्योंकि ये क्लोज हो गई इसीलिए जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इस लाइन ने निकल के यहाँ से इंड्यूस किया था उतना ही ये वापस आके यहाँ से कैंसिल कर देगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोबारा किसी सरफेस को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, मतलब कर सकती हैं पर अगर करती हैं तो हम उसका फ्लक्स नहीं लेते। ठीक है, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो ये अब इसको दोबारा क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक, इसीलिए हम इसको गिन लेंगे क्लोज सरफेस से, लेकिन मैग्नेटिक केस में ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो गॉस लॉ का मीनिंग यही है, स्टेटमेंट वाइज मीनिंग वही है। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डायग्राम्स है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम सही हो सकता है कौन सा नहीं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ का मैग्नेटिज्म। तो जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो 10⁻⁻⁻⁵ या -4, आई थिंक -4 ही है, टेस्ला इतने ऑर्डर का है। मतलब 1 टेस्ला जो है, 1 टेस्ला वो बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, आप सोच रहे हैं 10⁻⁻4 टेस्ला अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब इतने में ही इतना स्ट्रांग है तो अगर 1 टेस्ला होगा तो कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो है क्यों, ये क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ रीजंस दिए जाते हैं, जैसे कि अर्थ का जो आउटर कोर है, कोर 2 पार्ट्स में है ना। एक आउटर कोर के 2 हिस्से हैं, एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है। इनर कोर सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड है। आउटर कोर लिक्विड है तो उस वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो लिक्विड स्टेट में है ना, मतलब वाटर लाइक लिक्विड है वो आउटर कोर। तो वहाँ पे कन्वेक्शन की चांसेस बहुत अच्छी बनती हैं, मतलब कन्वेक्शन आप समझ रहे होंगे ना, मटेरियल्स के थ्रू अगर हीट मूव करे तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तो आउटर कोर में कन्वेक्शन की चांसेस बहुत अच्छी बनती है, तो कन्वेक्शन के साथ साथ वहाँ पे जो मेटल्स हैं उनके आयंस भी मूव करते हैं। जब भी आयंस मतलब क्या, चार्ज, और जब भी चार्ज मूव करेगा तो करंट के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो मे भी उसका है ना। तो जो अर्थ का
मैग्नेटिक फील्ड है मतलब आउटर कोर में, उसको हम कहते हैं अक्सर करके सेल्फ सस्टेन्ड डायनेमो, ठीक है, इस नाम से हम कहते हैं उसको, वही है ना, ये डायनेमो इफेक्ट, ठीक है, ये उसमें यही एक्सप्लेनेशन अप्रॉक्सीमेटली इसमें दिया है, ठीक है। तो जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी जो रिजेम्बलेंस है वो लगभग एक बार मैग्नेट की तरह है। तो कभी कभी मतलब थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए ऐसा सपोज किया जा सकता है कि अर्थ जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, उससे जो अर्थ का मैग्नेटिक लाइन है, जिस लाइन में उसका नॉर्थ और साउथ पोल है, वो करीब 11.3 डिग्री का डिफरेंस है। जैसे कि ये अगर अर्थ का रोटेशन है तो जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, मतलब इधर नॉर्थ इधर साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। जो अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो 79.74 डिग्री पे है, और जो साउथ पोल है वो 79.74 डिग्री साउथ पे है ना, जस्ट एग्जैक्टली 90 पे नहीं है। मतलब जो अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है उसके पास जो पोल होता है उसको अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं। उसी तरह ज्योग्राफिक जो साउथ है मतलब साउथ डायरेक्शन, उसके पास जो पोल होगा वो साउथ मैग्नेटिक पोल कहेंगे उसको। नोमेनक्लेचर में कुछ दिक्कत है क्योंकि अर्थ का जो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ एंटर करती हैं वो साउथ पोल होता है, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ है वहां से वो निकलती है ना, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो सेम सेम है इसलिए याद रख के जाना है बस। नेक्स्ट देखते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डिप क्या होता है। ठीक है, इसमें डायग्राम होता तो क्लियर समझ में आता। ठीक है, हम देख लेंगे अभी। बुक में दिया है डायग्राम, क्लियरली आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक डायग्राम। ये रियल नॉर्थ है, ये रियल साउथ है, साउथ नॉर्थ। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है किसी भी जगह पे उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ठीक, या सिंपली डिक्लिनेशन। पोल्स के पास ज्यादा डिक्लिनेशन होता है और इक्वेटर के पास बहुत कम डिक्लिनेशन होता है। ठीक है, इंडिया में बहुत ज्यादा डिक्लिनेशन नहीं है क्योंकि हम 23 डिग्री पर ही हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप, डिपिंग एंगल है ना, या इंक्लिनेशन कहते हैं। तो जो किसी जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग भी हो सकता है, हर जगह हॉरिजॉन्टल नहीं होता, कभी ऐसे भी होता है, कभी ऊपर की तरफ भी होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से अलग अलग एंगल पे हो सकता है। ठीक है, किसी जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो ये जो बीच में एंगल हुआ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक, इंक्लिनेशन। ठीक है, या ये आप यहाँ से देख सकते हैं ना, डिप इज द एंगल दैट टोटल मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशन है अलग अलग क्वांटिटीज निकालने के लिए। जैसे ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने के लिए। तो वो इन क्वेश्चंस को मतलब इन फॉर्मूलेज को अच्छे से देखेगा क्योंकि इससे तो आ ही सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाली क्वांटिटी। ठीक है, अब क्योंकि m मतलब ये स्मॉल m जो है मैग्नेटिक मोमेंट वो वेक्टर है, इसीलिए हमारा मैग्नेटाइजेशन भी वेक्टर होगा। ठीक, यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। अगर हमें मैग्नेटाइजेशन निकालना है तो हम सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, जो कि NIA से कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, और उसके बाद वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है तो उसकी खुद की, उसमें सपोज करंट आई है तो उसकी एक खुद की फील्ड होगी, ये बी नॉट NI। ठीक है, अगर हम उस सोलेनॉइड के अंदर कोई कोर डाल दें, कोर से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाती है, तो अंदर की जो फील्ड होगी वो बी नॉट से ज्यादा हो जाएगी। मान लो टोटल फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो टोटल फील्ड है वो बी हो गई,
तो वो होगी बी नॉट, यानी जो उसकी खुद की थी मैग्नेटिक फील्ड जब कोई कोर नहीं डाला था, प्लस बी एम वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड है जो कोर डालने से आई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ऐसा पता चला है कि जो एक्स्ट्रा फील्ड जो आई है इस कोर में कुछ इंसर्ट करने से, कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट करने से, वो मैग्नेटाइजेशन के प्रोपोर्शनल होता है ना। मैग्नेटाइजेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कितना मैग्नेटाइज करेगा। तो उसका फॉर्मूला बी एम इक्वल टू होता है म्यू नॉट एम, और बी नॉट ये रहा, बी एम ये मिल गया। ठीक है, तो एक और क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो m के ही सेम होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अब हम ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ रखेंगे, मतलब बी नॉट की, बी एम की और एच की, तो सारी वैल्यूज यहाँ अगर हम रखेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, एम मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, इस फॉर्मूले से क्या पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2-3 फैक्टर की वजह से है। एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक इंटरनल। एक्सटर्नल यानी कोर जो हमने लगाया, इंटरनल यानी सोलेनॉइड का सेल्फ, जो करंट जनरेट, जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है उसके कारण जो जनरेट हुआ। ठीक है, ये जो एम है मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि कैसे इन दोनों का डिफरेंस, एम और एच का डिफरेंस समझाने के लिए है ना, बता रहे हैं। एच है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, और एम है कि स्टूडेंट क्या कितना उसको ग्रैस्प कर पा रहा है। ठीक है, तो एच है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, वहाँ पे अवेलेबल कितना है, और एम है कि आपको, मतलब किसी मटेरियल ने उस अवेलेबल में से कितना अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन लिया। ठीक है, सेम है ना, जैसे कि एच मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी टीचर तो इक्विवेलेंट ही पढ़ाता है, पूरी क्लास को ही पढ़ाता है। एम है हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है उसको ग्रैस्प करने के लिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में, एम और एच में। ठीक है, तो एम जो है, अच्छा, कैपेसिटी, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी उसकी, मतलब किसी चीज़ पे तो डिपेंड करती होगी ना, कितना फोकस कर रहा है, कितना सोच रहा है, कितना अपने आप पे वर्कआउट कर रहा है, इन सब चीज़ों पे। तो उसी तरह ये जो मैग्नेटाइजेशन है यहाँ पे, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, और जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ये चाई, ये जो है ना, ये सिंबल, ये है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एच यानी कितना अवेलेबल फील्ड है वहाँ, और एम कि उस अवेलेबल में से किसी मटेरियल में कितना जा सकता है। जैसे आयरन होगा तो ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी है, वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने में इंड्यूस करेगा, और वुड वो ज़रा भी नहीं करेगी, लकड़ी है ना। ठीक, तो ये यहाँ पे ये लिखा है ना, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ दिया है, हाउ अ मैग्नेटिक मटेरियल रेस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड, है ना। कोई मैग्नेटिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रेस्पॉन्ड कैसे कर रहा है उसका मेजर है ये चाई, ग्रीक लेटर। ठीक, इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। जिन मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी कम होती है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते। हम ऐसे कह सकते हैं कि 3-4 टाइप के मटेरियल पढ़ेंगे अभी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वगैरह वगैरह। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, अट्रैक्ट होंगे वीकली। ठीक है, बहुत वीक अट्रैक्शन होगा, तो उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, और बहुत स्मॉल नंबर होता है ना, 1-2 ऐसे ही। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं, लेकिन वीकली रिपेल्ड। ठीक है, तो उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो नेगेटिव होती है और स्मॉल नंबर होती है ना, -1 -2। फिर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी हाई होती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बी नॉट और एच नॉट की वैल्यू रख दें तो हमें ये फॉर्मूला मिला,
म्यू नॉट, हमने 1 + chi को म्यू आर लिख दिया, और इसको फिर जैसे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, तो उसी तरह म्यू नॉट म्यू आर को हमने म्यू लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस करिए, इन दो इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 1 + chi को ही इसने म्यू आर लिख दिया है ना, यानी जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है वो ससेप्टिबिलिटी +1। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, वैसे यहाँ पे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। तो अब 3 क्वांटिटीज हैं आपके पास। ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये ठीक, ये तीनों आपस में रिलेटेड है ना, ये उनका रिलेशन है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ये इस टेबल में देख सकते हैं। डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, 0 से कम होता है, म्यू आर 0 से 1 के बीच में होता है, और म्यू म्यू नॉट से कम होगा। पैरामैग्नेटिक के केस में 0 से बड़ा होता है मगर एप्सिलॉन से कम होता है ना, और इसी टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, 2 टाइप के और होते हैं, आई थिंक दिया नहीं है इसमें। दिया है, नहीं दिया, सॉरी, देख लेंगे। डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, ये बिहेवियर है उनका। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मिला कुछ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे रिपेल हो गई है ना, दूर चली गई इससे, आप देख रहे हैं ना, इसके थ्रू नहीं गई, इससे दूर चली गई। तो वही डायमैग्नेटिक मटेरियल्स वीकली रिपेल होते हैं। ठीक, तो इनकी टेंडेंसी होती है कि स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। ठीक, रिपेल करेगा, ठीक है, वही इसमें लिखा है। तो इनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखिएगा, या डायग्राम देके पूछ लीजिए कैसा मटेरियल का कैरेक्टर है। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो फील्ड लाइन है वो इससे डेविएट हो जाती है, यहाँ से इसके पास आने पर रिपेल हो जाती है। ठीक है, बहुत वीक रिपल्शन होता है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं होती इतनी। डायमैग्नेटिक आपने केमिस्ट्री में भी निकाला होगा, बोर, वो जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा करके है, n+2 आई थिंक, है ना, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला है। बोर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट आता है ना, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर किसी मटेरियल में सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक हो गया यानी वो कोई मैग्नेटिक मोमेंट शो नहीं करेगा। तो शो नहीं करेगा यानी उसके सारे जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है ना, सॉरी, जो सारे मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट। अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो वो सारे ऐसी डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं, ऐसे रैंडम, कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट। एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी। ठीक है, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सब भी। ठीक, O2 भी शायद आई थिंक डायमैग्नेटिक होता है, मतलब बेस्ड ऑन वो फॉर्मूला। ठीक है, द सबसे ज़्यादा जो आजकल क्रेज है जिन डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, इनका क्या करते हैं, जैसे एक थ्योरी है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म कम होता जाता है, एक टेम्परेचर पर बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो देखेंगे आगे बात। सुपर कंडक्टर्स का क्या है कि सुपर कंडक्टर्स को हम बहुत कम टेम्परेचर पे कूल करते हैं, जिससे कि ये परफेक्ट कंडक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म आ जाता है इनमें, यानी परफेक्ट रिपल्शन करने की टेंडेंसी। तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं मैगलेव बनाने में। मैगलेव आप जानते हैं, मैग्नेटिक लेविटेटेड ट्रेन्स होती हैं। मतलब जैसे अगर ये उनका ट्रैक है, ट्रैक मैग्नेटिक होता है, डाईमैग्नेटिक होता है, और ट्रेन्स यहाँ पर चलती हैं, मतलब सर्फ इस पटरी को टच नहीं करती ट्रेन, रुकना होता है बस तभी, है ना, ऊपर चलती है, हवा में चलती है। तो उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर का ही है जितना है फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसमें सुपर कंडक्टर्स का काफ़ी यूज़ है।
तो इसमें क्या होता है, फील्ड लाइन बिल्कुल ही बाहर से जाती है, कोई फील्ड लाइन अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इनके लिए जो चाई की वैल्यू होती है वो होती है काई, सॉरी, हाँ, -1, ठीक है, और म्यू आर उनका 0 होता है, ठीक। और जो सुपर कंडक्टर है वो एकदम मैग्नेट को रिपेल ही कर देता है। तो जिन्होंने इसकी थ्योरी डिस्कवर की थी वो है मीसनर इफेक्ट, है ना, मीसनर नाम था, तो मीसनर इफेक्ट करते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जितनी जितनी प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक में थी, जस्ट उसके अपोजिट। जैसे वो वीकली अट्रैक्ट, वीकली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। उनकी फील्ड लाइन जैसे डायमैग्नेटिक में क्या था डायग्राम, यहाँ पे बना लेते हैं। ये डायमैग्नेटिक का डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये फील्ड लाइन आ रही, हल्का सा डेविएट हो जाएगी, चली जाएगी। पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा है, कोई फील्ड लाइन आ रही है तो हल्का सा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, फिर चली जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना, ट्राई करते हैं। हल्का सा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक। ये पैरामैग्नेटिक का केस होता है। इनके लिए काई की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है लेकिन पॉजिटिव में होती है। एग्जाम्पल्स, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक। अब पैरामैग्नेटिज्म कैसे जनरेट होता है, वही डोमेन थ्योरी कि जो इसमें जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं वो मैक्सिमम तो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, जो उस मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में आ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म दिखाते हैं। ठीक है। अगर हम कुछ प्रैक्टिकल करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो मैग्नेटाइजेशन है या किसी की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है किसी भी मटेरियल की, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। हम टेम्परेचर इन्वर्सली, वो भी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मैग्नेटिज्म है वो कम होता जाता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, और किसी एक टेम्परेचर पे आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे जो जैसे पहले स्ट्रेंथ जब ज़्यादा रहती है तो हम उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा, और जिस टेम्परेचर पे बिल्कुल जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। ये क्यूरी, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। आपके पास बेस्ट एग्जांपल है वो है आयरन, निकल ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें जो डोमेन्स होते हैं वो सारे लगभग मैक्सिमम डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है। कुछ मटेरियल्स में जैसे अगर हमें एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो वो मैग्नेटिज्म शो करते हैं, कुछ मटे और हटा ली तो मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। कुछ मटेरियल्स में जो अगर मतलब नॉर्मली हम काफ़ी देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स है इसके एल निको, ठीक है, इस टाइप से। और किसी जिन मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म बच जाता है उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। सॉरी, जिन मटेरियल्स में मैग्नेटिज्म बचा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स, और जिनमें नहीं बचेगा उनको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, ठीक है। बहुत सारे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम एटसेट्रा, ठीक है। इनकी जो परमिएबिलिटी होती है या ससेप्टिबिलिटी होती है 1000 के ऊपर होती है। क्यूरी टेम्परेचर, ये सी जो है वो क्यूरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इनका हम क्यूरी टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस आप जानिए है ना। फेरोमैग्नेटिक जिस टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाए उस टेम्परेचर को कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो इस यहाँ तक हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।